Good evening, students. So, this is our lecture number 19th on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. अपने लास्ट लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 18th में, हमने क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को एज अ FIR रजिस्टर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते उसके बारे में डिसाइसिवली डिस्कस किया था. हमने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स को भी रेफ़र किया था इसके बिहाफ में. हमने क्या समझा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हमने ये समझा था कि क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन को एज ए FIR रजिस्टर किया जा सकता है, बट जनरली होता क्या है, पुलिस ऑफिसर क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन को एज ए FIR रजिस्टर नहीं करती है. ठीक है, वो क्या करती है, अगर उनको कोई कॉल आता है कि यहाँ पर कोई क्राइम कमिट हुआ है, ठीक है, तो वो स्पॉट पे जाते हैं जहाँ पर वो क्राइम कमिट हुआ है. वो स्पॉट पर जाके उस जगह का थोड़ा मुआवना करते हैं, वहाँ पे पता करते हैं कि किसने क्राइम कमिट किया है, किसी ने क्राइम कमिट होते हुए देखा है कि नहीं देखा है. ठीक है, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो जनरल डायरी में लिखते हैं, जो कि मेंटेन किया जाता है अंडर सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट 1861. ठीक है, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में वापस आते हैं. अब या तो वो किसी इन्फॉर्मेंट के थ्रू उस क्राइम के रिगार्डिंग FIR रजिस्टर करवाते हैं, या तो सेक्शन 157 के अंदर वो अपनी पावर को डिराइव करके खुद भी FIR रजिस्टर कर सकते हैं. ठीक है, हमने क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन में दो केसेस पढ़े थे. एक सुराजी सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और दूसरा कौन सा पढ़ा था, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस सैमुअल. ठीक है, दोनों ही केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन को एज ए FIR रजिस्टर ना किया जाए, बिकॉज FIR की अपनी एक एविडेंशियरी वैल्यू होती है. ठीक है, और अगर FIR बहुत ही वेग है, उसमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो उसकी वजह से प्रोसिक्यूशन का केस वीक हो जाता है, क्योंकि वो जितने भी विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, जो भी एविडेंसेस वो कलेक्ट करते हैं, वो सेक्शन 162 के दायरे में आके सेक्शन 162 के दायरे में आके उनकी एविडेंशियरी वैल्यू ख़त्म हो जाती है. ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अब हम लोग आएंगे एक नए टॉपिक की तरफ, विच इज़ डिले इन लॉजिंग ऑफ FIR. समझते हैं इस टॉपिक को कि इस टॉपिक में हम लोग आखिर डिस्कस क्या करने वाले हैं. मैं आपके सामने पहले एक एग्जाम्पल रखता हूँ. सपोज कोई ऑफेंस हुआ, ठीक है, इस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन, इट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, तभी सेक्शन 154 के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी. तो सपोज कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ठीक है, अगर सपोज इस कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन 4 घंटे बाद दी जाए, मतलब सपोज जो ऑफेंस है वो 12 बजे हुआ और 4 बजे दी जा रही है. ठीक है, ये 12 PM पे हुआ और इसकी इंफॉर्मेशन 4 PM पे दी जा रही है, या फिर इस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन 2 दिन बाद दी जा रही है. 12 बजे ऑफेंस हुआ था और 2 दिन बाद उसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ऐसा ऐसा हुआ था. ठीक है, या फिर इस इंफॉर्मेशन की, जो ये ऑफेंस हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन 4 दिन बाद दी जाती है. तो आपके हिसाब से किस जगह पर इंफॉर्मेशन को देने में एक डिले हुआ है? क्या लगता है आपको? मैं बताऊं, यहां पर कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार का डिले नहीं है. यह आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये समझने के लिए पहले हम लोग एक बार सेक्शन 154 के लैंग्वेज को पढ़ते हैं. क्या बोलता है सेक्शन 154? इट सेज इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस. Every information relating to the commission of a cognizable offense, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf. ठीक है, सबसेक्शन 2 ये सब छोड़ दीजिए अभी के लिए. सबसेक्शन 2, अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थ विथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट. सबसेक्शन 3,
any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in subsection 1 may discretion send the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police concerned who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided by this code, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offence. इसको पढ़ने का, सेक्शन 154 को पढ़ने का जो रीजनिंग है ना अभी के लिए, वो ये है कि क्या आपको ये चीज़ कहीं पर भी दिख रहा है कि ये लिखा हुआ है कि अगर एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में एक डिले आ जाए तो उसकी वजह से हम एफआईआर को रजिस्टर ही नहीं करेंगे? क्या किसी भी सबसेक्शन में ये चीज़ आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। विच सिग्निफाइज कि जनरली अगर देखा जाए तो एफआईआर को अगर रजिस्टर करने में आपको एक डिले होता है तो वहाँ पर आपका जो एफआईआर है उसको रिजेक्ट नहीं कर दिया जाएगा। इसके पीछे की रीजनिंग समझनी है आपको। अब सपोज़ कोई बंदा है, सपोज़ ए है, ठीक है, उसके घर में किसी का मर्डर हो गया, सपोज़ बी का मर्डर हो गया है। हम उसके रिलेशन के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं कि बी और ए का रिलेशन क्या है। सपोज़ चलो मान लो कि बी जो है वो ए का पिता है और ए जो है वो अपने पिता के बड़े नज़दीक था, ठीक है। आमतौर पे आज की जनरेशन में पिता से बच्चे दूरी बनाते हैं, बट ए जो था वो काफ़ी नज़दीक था अपने पिताजी के, ठीक है। अब पिता के मृत्यु के तुरंत बाद, मतलब पिता के उसका किसी ने मर्डर कर दिया है। अब ए क्या पिताजी के मृत्यु के तुरंत बाद इस हालात में होगा कि वो पुलिस स्टेशन जा सकता है? जस्ट थिंक अबाउट इट ना, कि क्या ए का उस समय ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होगा कि वो पुलिस स्टेशन जाके तुरंत एफआईआर रजिस्टर करवा दे? उसको पता चलता है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई जो उसके बहुत क्लोज थे। ऑब्वियस सी बात है नहीं। तो जनरली अगर देखा जाए तो एफआईआर के डिले में, एफआईआर को रजिस्टर करने में अगर डिले होता है तो उस वजह से एफआईआर का रजिस्ट्रेशन आप मना नहीं कर सकते, आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे क्योंकि आपने एक डिले किया एफआईआर को रजिस्टर करने में, ठीक है। आगे समझते हैं। अब जो ये पूरा खेल है, ठीक है, जो ये डिले इन लॉजिंग ऑफ एफआईआर वाला जो कंसेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन अ मैक्सिम विच इज विजिलेंटीबस नॉन, या आप लिख लीजिएगा, नॉन डोरमेंटीबस ज्यूरा सबवेनियंत, ठीक है। विजिलेंटीबस नॉन डोरमेंटीबस ज्यूरा सबवेनियंत, इसका मतलब है लॉ डज नॉट फेवर दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट्स। ठीक है। अब ये तो आपका राइट है ना कि आप पुलिस स्टेशन में जाके किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसको रजिस्टर करवा सकते हैं, चाहे आप इन्फॉर्मेंट हो, चाहे आप विक्टिम हो, चाहे आप कोई भी हो, आप जाके पुलिस स्टेशन में किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ये तो आपका राइट है, ठीक है। अब आपके अगेंस्ट में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है और आप क्या कर रहे हैं, आप आराम से सोए हुए हैं। आप बोलते हैं अरे हाँ ठीक है, आराम से हम जाएंगे 1-2 हफ्ते बाद, उसके बाद हम एफआईआर को रजिस्टर करवा देंगे, ठीक है। अगर सपोज़ आप कोई आपके अगेंस्ट में कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और आप उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देते हैं 2 महीने बाद, ठीक है, 2 महीने बाद देते, तो आपको क्या लगता है इससे प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? इससे इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि पुलिस जो है वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी, ठीक है। जो प्राइमा फेसाई एविडेंसेस उसको तुरंत मिल सकते थे अगर एफआईआर को तुरंत रजिस्टर करवाया गया होता, ठीक है, तो वो एविडेंस अब उसको मिलेंगे नहीं, क्योंकि जो क्राइम है उसको कमिट हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपका मैक्सिम है विच इज़ विजिलेंटीबस नॉन डोरमेंटीबस ज्यूरा सबवेनियंत, इसी पर ये पूरा कंसेप्ट बेस्ड है कि क्या डिले इन लॉजिंग ऑफ एफआईआर, ठीक है, क्या अगर आपने एफआईआर को लॉन्च करवाने में बहुत डिले किया है तो क्या उसकी वजह से आपका जो केस है वो वीक बन सकता है? देखिए ये समझ लीजिए कि आप चाहे कितना भी डिले करें, ठीक है, आपके एफआईआर को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो पावर पुलिस के पास है ही नहीं, बिकॉज हमने सेक्शन 154 की लैंग्वेज में पढ़ा था,
एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कोई रीजनेबल इन्फॉर्मेशन हो या फिर किसी टाइम बाउंड मैनर में आपने वो इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसे कोई भी क्वालिफाइड टर्म्स इन्फॉर्मेशन से पहले यूज़ नहीं हुए हैं। तो ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि मतलब एफआईआर को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते ऑन दिस ग्राउंड कि उसको रजिस्टर करवाने में, उसकी इन्फॉर्मेशन देने में आपने बहुत डिले किया, आपने बहुत टाइम लगाया है। क्लियर है आपको ये चीज़? ठीक है, आगे समझते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर एफआईआर में, एक एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में होता क्या है कि अगर एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में ठीक है एक अनरीजनेबल डिले है, ठीक है, अनरीजनेबल डिले है, मतलब वहां पर आपके पास कोई रीज़न नहीं था कि आपने एफआईआर की रजिस्ट्रेशन में इतना टाइम लगाया, आपने इन्फॉर्मेशन देने में इतना टाइम लगाया, उसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं थी। तो ऐसे केसेस में अक्सर जो कोर्ट होता है ना वो सस्पिशियस हो जाता है, ठीक है, वो सस्पिशियस हो जाता है, मतलब इस रीजनिंग से कि मतलब ये आपने जो डिले कॉज किया ये अनएक्सप्लेनेटरी क्यों है, ठीक है, आपका जो ये डिले है ये अनएक्सप्लेनेटरी क्यों है, वो क्वेश्चन करता है। आप एक्सप्लेन करिए कि आपने इतना डिले क्यों कर दिया, मतलब एफआईआर को रजिस्टर करने में। जनरली अगर देखा जाए, अगर कोई डिले होता है तो ये नहीं है कि मतलब आप केस हार जाओगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आपके एविडेंसेस वगैरह होंगे जो आप पेश करेंगे, ठीक है, जो आप एविडेंसेस वगैरह पेश करेंगे तो कोर्ट ना उसको देख के थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाएगा। दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि यहाँ पे कोई ना कोई फैब्रिकेशन हुआ है, ठीक है, कोर्ट ये सोचना शुरू कर देगी कि यहाँ पर कोई ना कोई फैब्रिकेशन हुआ है जिसकी वजह से एफआईआर को रजिस्टर करवाने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या समझ लिया कि अगर आप एफआईआर को मतलब अगर आप किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को देने में डिले कर देते हैं तो इसकी वजह से ना तो आपका एफआईआर रजिस्टर होगा, ना तो आपका एफआईआर रिजेक्ट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं पुलिस ऑफिसर ये कह सकता है कि आपने डिले कर दिया है तो हम आपकी इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर ही नहीं करेंगे, ठीक है, ना तो ये हो सकता है, ना ही इससे कोई जनरली बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी केस पे। मतलब जब ट्रायल शुरू होता है, जब आप एविडेंसेस वगैरह लेके आते हो तो उस पर भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए एक तरीके से तो कोर्ट थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है कि आपने इन्फॉर्मेशन देने में अगर इतना टाइम लगाया तो आपने पक्का वहाँ पे कुछ फैब्रिकेशंस किए होंगे कि एविडेंसेस आपके फेवर में चले जाएं, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ना सस्पिशियस वे में देखेंगे और जो वहाँ पर जो डिले है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन जो देनी थी विक्टिम को या फिर इन्फॉर्मेंट को, अगर उसको देने में एक डिले है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका डिफेंस है, जो आपका एक्यूज्ड है, ठीक है, उसका केस स्ट्रांग हो जाएगा और प्रोसिक्यूशन का केस वीक हो जाएगा। तो आई गेस आपको क्लियर हो गया, ठीक है, कि मतलब एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में अगर डिले है तो ये फेटल नहीं होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये आपके एविडेंसेस पर इफेक्ट डाल सकता है, बिकॉज यहाँ पर कोर्ट थोड़ा सस्पिशियस निगाहों से देखेगा एंड दे विल थिंक कि यहाँ पर पक्का कोई ना कोई फैब्रिकेशन तो हुई है। लेकिन अगर आपने कोई एक्सप्लेनेशन दे दिया कि इस वजहों से मैं नहीं जा पाया एफआईआर को रजिस्टर करवाने, तो वहाँ पर जो कोर्ट का सस्पिशन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं, केस लॉस की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो हमारा पहला केस है आज का, दैट इज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस श्रीकांत शेकारी। इट इज ऑफ 2004 सुप्रीम कोर्ट, 2 जज बेंच, अरिजीत पसायत जस्टिस एंड प्रकाश प्रभाकर जस्टिस। अच्छा, हमें ये सब इन्फॉर्मेशन क्यों जानने की ज़रूरत है कि मतलब केस के नाम के साथ उसकी जजमेंट किस साल में आई थी, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? मतलब सपोज़ अगर आप मेंस का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होगा कि बहुत सारे केसेस के नाम ना कई बार सिमिलर होते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साइटेशंस भी दें, ठीक है। यहाँ पर जो आपके एग्जामिनर होते हैं, जो आपके पेपर को चेक कर रहे होते हैं, उनको भी ज़्यादा आसान होता है आपके पेपर को चेक करना और अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करना, ठीक है। तो साइटेशंस दिया करिए, एटलीस्ट ये ज़रूर बता दिया करिए कि वो जो केस है उसकी जजमेंट किस साल में आई है, ठीक है। यहाँ पे 2 जज बेंच थी, अरिजीत पसायत जस्टिस एंड प्रकाश प्रभाकर जस्टिस,
समझते हैं स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस श्रीकांत शेखारी में आखिर हुआ क्या था। ये थोड़ा सा ग्रूसम सा केस है, ठीक है, लेकिन इसको समझते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहा बिकॉज बस इंफॉर्मेशन के लिए, पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर नाम में क्या ही रखा है, इस समय तो कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो जो कि एक टीचर था, ठीक है, इस टीचर का एक मतलब ये क्लासेस लेता था, ऑफ कोर्स, ठीक है, टीचर है तो क्लासेस ही लेगा। तो इनकी एक स्टूडेंट थी बी, जो क्लास 4th में थी, ठीक है, एंड शी इज़ अबाउट 16 years ऑफ एज, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द एज ऑफ हर, ठीक है। 16 साल की लड़की थी और उस 16 साल की लड़की का टीचर था और वो क्लास 4th में थी उस टाइम पे। तो बेसिकली बी के अगेंस्ट रेप कमिट करता है, ठीक है। जो है वो बी के अगेंस्ट रेप कमिट करता है, सिर्फ एक बार नहीं, कई बार उसने बी के अगेंस्ट में रेप कमिट किया होता है। और उसने बी को धमकी दी होती है कि अगर तुमने ये बात बाहर किसी को भी बताई तो मैं तुमको नदी में फेंक दूंगा, आई विल थ्रो यू इनटू अ रिवर। अब एक 16 साल की बच्ची जब ये धमकी सुनेगी तो वो डर ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, वो डर जाएगी। तो इसी डर की वजह से बी ने कभी ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताई। फिर सडनली क्या होता है, एक दिन बी के पेट में दर्द होने लगता है। तो जो बी के पेरेंट्स होते हैं वो बी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां पर ये पता चलता है कि बी इज प्रेग्नेंट, ठीक है। यहां पर पता चलता है कि बी वॉज प्रेग्नेंट। अब जब बी की प्रेगनेंसी बाहर आ जाती है तो सारा चिट्टा खुल जाता है, पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन है जो बी के अगेंस्ट में रेप कमिट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ना जो इन्फॉर्मेशन थी विथ रिगार्ड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR, मतलब FIR को रजिस्टर करवाने में जो इन्फॉर्मेशन देनी थी उसको देने में ना एक स्लाइट डिले आ गया पेरेंट्स को, ठीक है। इस स्लाइट डिले की वजह से क्या हुआ, जो है उसको हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया, मतलब ट्रायल कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया था, आई गेस 7 साल की सजा थी अलॉन्ग विद सम फाइन। हाई कोर्ट ने डिले को बेसिस बना के, और भी कई सारे ग्राउंड्स थे, बट अभी हमारा जो पर्पस है वो खाली डिले इन लॉजिंग ऑफ FIR है, तो हम उसी को समझेंगे, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने स्लाइट डिले को भी कंसीडर किया और को एक्विट कर दिया, मतलब उसकी जो सज़ा थी उसको माफ़ कर दी, ठीक है। उन्होंने ये भी, मैं बताता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, हाई कोर्ट ने ये कहा कि वहाँ पर बी का कंसेंट था, ठीक है, एंड शी वॉज ओल्डर देन 16 years ऑफ एज। ये अभी रेलिवेंट नहीं है जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उससे, बट आप समझ लीजिए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो हाई कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया एंड द मैटर वेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इस पर क्या ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। सो ये हमारा केस है, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस श्रीकांत शेखारी, 2004 सुप्रीम कोर्ट, 2 जज बेंच, अरिजीत पसायत जस्टिस एंड प्रकाश प्रभाकर जस्टिस। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। So the defense argued that there was a slight delay in lodging the FIR because of which the FIR lost its authenticity. उन्होंने बोला, डिफेंस मतलब कि जो एक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये बोला कि FIR के रजिस्ट्रेशन में डिले है, जिसकी वजह से कोर्ट को ना इस मैटर को सस्पिशियसली देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पक्का एविडेंसेस का फैब्रिकेशन हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट पेश किया डिफेंस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब देखते सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन द डिले इन लॉजिंग ऑफ द FIR। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ये अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस अराइज हुए हैं इस केस में, कि एक बच्ची है जिसका एक टीचर ने रेप कमिट किया है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब माँ बाप को इस बारे में पता चलेगा, व्हेन दे गॉट टू नो दैट देयर डॉटर वॉज प्रेग्नेंट, दे मस्ट बी ग्रीफ स्ट्रिकन, ठीक है, वो बहुत ग्रीफ में होंगे। Explain the delay in lodging of the FIR. In any event, delay per se is not a mitigating factor for the accused when acquisitions of rape are involved. ध्यान समझिएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये, कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि अगर रेप का कोई केस है, अगर रेप का कोई एक्यूजेशन लगाया गया है, तो वहाँ पर डिले अगर आपने किया भी है इन्फॉर्मेशन देने में अंडर सेक्शन 154, तो वो कोई ऐसा फैक्टर नहीं होगा जिसकी वजह से जो डिफेंस है, जो एक्यूज है, उसका केस स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है।
डिले इन लॉजिंग ऑफ FIR कैन नॉट बी यूज्ड एज ए रिचुअलिस्टिक फॉर्मूला फॉर डिस्कार्डिंग प्रोसिक्यूशन केस एंड डाउटिंग इट्स ऑथेंटिसिटी। मतलब कि जो डिले है FIR को रजिस्टर करवाने में, आप उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हर बार कि आप कहने लगें कि प्रोसिक्यूशन ने पक्का यहाँ पे कोई फैब्रिकेशन किया है, पक्का यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। It only puts the court on guard to search for and concede if any explanation has been offered for the delay. Once it is offered, the court is to only see whether it is satisfactory or not. मतलब ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे, कोर्ट थोड़ा सा सस्पिशियस हो सकता है कि अगर FIR को रजिस्ट्रेशन करवाने में एक डिले है, एक अनरीजनेबल डिले है, तो वहाँ पर कोर्ट थोड़ा सा सस्पिशियस हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर केस में डिफेंस ये आर्ग्यू करे डिले है, डिले है, डिले है, आप मत करिए रजिस्टर, आप मत करिए रजिस्टर, ऐसा नहीं है, ठीक है। In a case if the prosecution fails to satisfactorily explain the delay and there is possibility of embellishment or exaggeration in the prosecution version on account of such delay, it is a relevant factor, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर डिले है, ठीक है, उस डिले का एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दे दिया प्रोसिक्यूशन ने, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, ठीक है, और ऐसा पता चलता है कि जो केस को फाइल किया गया है वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन है, बहुत ज़्यादा एम्बेलिशमेंट है, तो वहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो थोड़ा वीक हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा ठीक है डीले था, तुम्हारा केस ख़त्म, एक्यूज फ्री, वो जाके नाचे, ऐसा नहीं है। On the other hand, satisfactory explanation of the delay is weighty enough to reject the plea of false implication or vulnerability of prosecution case, ठीक है। As the factual scenario shows, the victim was totally unaware of the catastrophe which had befallen to her. That being so, the delay in lodging of FIR does not in any way render prosecution version brittle. आसान शब्दों में समझे तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की यही ऑब्जर्वेशन थी कि जब हम लोग केस के फैक्ट से गो थ्रू करते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये एक बहुत ही रेयर टाइप ऑफ केस है जहाँ पे एक टीचर ने अपने ही स्टूडेंट के अगेंस्ट रेप कमिट किया है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो ये जब ये बात बाहर आती है तो ऑफकोर्स द पेरेंट्स वर ग्रीफ स्ट्रिकन, दे वर नॉट अवेयर कि उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। अब पता चलने के तुरंत बाद वो पुलिस स्टेशन थोड़ी भागेंगे, उनको थोड़ा टाइम लगेगा इसे समझने में, इसको डाइजेस्ट करने में कि ऐसा कुछ हुआ है, एंड देन दे विल गो टू द पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा है कि यहाँ पर जो भी प्रोसिक्यूशन ने, यानी कि जो डिफेंस है, जो एक्यूज्ड है, जिन्होंने ये आर्ग्यूमेंट पेश किया कि FIR को लॉन्च करने में डिले हुआ था, इसकी वजह से एक्यूज को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, ये आउटराइटली रिजेक्ट हो गया, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ अमर सिंह, ठीक है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। अमर सिंह वर्सेस बलविंदर सिंह, 2003 सुप्रीम कोर्ट, 2 जज बेंच, S राजेंद्र बाबू जस्टिस एंड GP माथुर जस्टिस। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस केस में क्या ऑब्जर्वेशन थी विथ रिगार्ड टू द डिले इन लॉजिंग ऑफ FIR। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट जनरली इन केसेस ऑफ डिले इन लॉजिंग FIR द कोर्ट सीक्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर द डिले। In case a satisfactory explanation is not provided to the court becomes vigilant and suspicious about the case of the prosecution. It does not result in direct discarding of the case of the prosecution and the court becomes extra cautious to look for fabrication. अगर डिले हुआ है FIR को रजिस्टर करवाने में तो as simple as that उसको आप ग्राउंड बना के, ठीक है, ये नहीं कह सकते कि ठीक है यहाँ पर जो डिफेंस है वो जीत गए, एक्यूज फ्री है, ये नहीं कह सकते। वहाँ पर क्या होगा, अगर डिले है तो कोर्ट एक एक्सप्लेनेशन मांगेगा, ठीक है, उस डिले के लिए, और अगर एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन मिल गया, ठीक है, तो वहाँ पर तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर नहीं मिलता है, नॉट प्रोवाइडेड, नहीं मिलता है, तो कोर्ट वहाँ पे ना जो एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन पेश करेगा, जो भी अपने विटनेसेस पेश करेगा, उनको लेके थोड़ा सा विजिलेंट हो जाएगा, सस्पिशियस हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इट डज़ नॉट रिजल्ट इन डायरेक्ट डिस्कार्डिंग ऑफ द केस, मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आप कह दो कि हाँ यहाँ पर केस को ख़त्म करो, यहाँ पे FIR को लॉन्च करने में एक डिले हुआ था, वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, वो अनरीजनेबल है, एक्यूज जीत गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट डज़ नॉट रिजल्ट इन डायरेक्ट डिस्कार्डिंग ऑफ द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड द कोर्ट बिकम्स एक्स्ट्रा कॉशियस टू लुक फॉर फैब्रिकेशन। तो क्लियर हो गया आपको हर चीज़? हमें क्या समझ में आया कि क्या अगर FIR को लॉन्च करने में एक डिले है तो क्या उसकी वजह से पुलिस ऑफिसर FIR को रजिस्टर करने से मना कर सकती है? नहीं,
ठीक है। क्या अगर एफआईआर को रजिस्टर करने में डिले है तो वहाँ पर कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट एक एक्सप्लेनेशन मांगेगा, और अगर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है तो जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा। वहाँ पर वो जो भी एविडेंसेस पेश करेंगे, जो भी विटनेसेस पेश करेंगे, उनको लेके थोड़ा कोर्ट ना एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाएगा, थोड़ा विजिलेंट हो जाएगा, थोड़ा सस्पिशियस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो चेक करेंगे कि कहीं यहाँ पे कोई फैब्रिकेशन तो नहीं है। जितने टाइम में आपने एफआईआर को रजिस्टर नहीं करवाया, क्या उसमें आपने कोई फैब्रिकेशन किया, ये कोर्ट पता करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।